तो आज दोस्तों हम जावास्क्रिप्ट की शुरुआत करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा इसका जो है वो बताता हूँ उसके बारे में अपना कुछ, तो फिर हम इसको जो है साथ में शुरुआत करते हैं इसकी। जावास्क्रिप्ट का मतलब है कि एक स्क्रिप्ट है, ठीक है? और स्क्रिप्ट का मतलब है ये कि कि एक हमने कुछ वर्ड्स यानी कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ठीक है? उसको उस लफ्ज़ वो सारे लफ्ज़ों को हम जो है एज़ कि उनको हमने .js फ़ाइल के अंदर लिखा हुआ है वो सारे लफ्ज़ या हमने स्क्रिप्ट एलिमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है? और इंटरनेशनली उस लफ्ज़ों को हम कहते हैं एज़ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है? तो तो उन लफ्ज़ों को हम कह देते हैं स्क्रिप्ट और ये हमारी जावास्क्रिप्ट है। अब इसका जो एज़ लिखने का स्टाइल है, तो हम इसका लिखने का ये स्टाइल होता है कि अगर आपने जो है लाइक एक पेज के एक ही आपका सिर्फ सिंगल पेज है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले स्टाइल का सीएसएस का बता चुका हूँ। तो सिंगल पेज हो तो हम उसी के अंदर लिखते हैं, ठीक है? तो आप इसको कई बार भी लिख सकते हो, ये बॉडी एलिमेंट है, ठीक है? इसका ऊपर लिखो, नीचे लिखो, कई बार भी इसको जो है मतलब कि स्क्रिप्ट एलिमेंट हमें लिखना है, ये स्क्रिप्ट एलिमेंट लिखा है। इसके अंदर हम जो है पूरा जो भी वर्ड्स यानी जो कुछ भी लिखेंगे या जो प्लेन टेक्स्ट इसको कहते हैं लिखते हैं, ये सारी हमारी स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है? तो इसका ये हिसाब है कि आप कि क्या बात हुई, हाँ, कि आप इसको अगर आपने एक पेज के लिए लिखनी है, तो आप इसको उसी पेज के अंदर इसको लिख दें स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर। और फर्दर अगर आपने मतलब कि ज़्यादा पेजेस बहुत सारे पेजेस बनाए हुए हैं, तो हर सिंगल पेज के अंदर स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर जेएस की फाइल मतलब जेएस की जो है कोडिंग ना लिखें, बल्कि क्या करें, एक आप .js फाइल बना लें। वो .js फाइल आप बनाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड इस तरह से बढ़ती है, अगर आपने सिर्फ एक .js की फाइल बनाई है, उस फाइल के अंदर आपने सारा जेएस का जो है वो अपने प्लेन टेक्स्ट या जेएस के जो वर्ड्स है, लफ्ज़ जो है जेएस के वर्ड्स मैं कहता हूँ उसको, ठीक है? मैं जब भी वर्ड्स बोलूंगा इस पूरी सीरीज में उसका मतलब होगा प्लेन टेक्स्ट। तो जेएस के अंदर मैं जो भी वर्ड सारे लिखूंगा, तो अगर वो सारे हर जिस पेज के साथ में जोड़ना चाहता हूं तो मैं उसके साथ जोड़ लूंगा, जैसे कि हम सीएसएस को जोड़ते थे, उसका जो है हम लिंक डालते थे इसके हेड के अंदर एचटीएमएल के, इसी तरह इसका भी डालेंगे लिंक। तो उसका फायदा ये होगा कि जब ब्राउजर के ऊपर जैसे हम हमारी ये वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है, लॉन्च होगी, तो उस वक्त ब्राउजर को सिर्फ एक बार ही जो है वो .js फाइल को जो है पढ़ेगा और .js फाइल अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेगा। जब उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा तो उसको बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस वजह से जो है स्पीड हमारी बढ़ जाती है। तो मतलब कि अगर हम एक .js फाइल के अंदर कोड लिखते हैं, उसी .js फाइल के अंदर हमारे बहुत सारे पेजेस लाइक हमारे बहुत से .html के पेज हैं, हर एक के अंदर हमने JS लिखनी थी लेकिन हमने एक .js में लिखा, उनको सब के साथ जोड़ लिया। आप ब्राउजर के ऊपर लॉन्च करेंगे तो वो एक बार ही सिर्फ मतलब सारा कोड पढ़ता है, तो उसको सेव कर लेता है ब्राउजर, तो फिर वो आपको सामने शो करवाता है। तो वो उसको सारा जो है वो डाउनलोड कर लेगा, यानी कि .js उसके पास ओपन हो जाएगी। तो उसको हर पेज का, अगर आपने हर पेज में डिफरेंट हर पेज के अंदर सिर्फ स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर जेएस लिखी तो वो हर पेज का वो पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपको शो करवाएगा। इधर उसने सिर्फ एक बार पढ़ा और उसने डायरेक्ट दूसरे पेज में जब उसने जाना था उसने बस वो उसका जो अपने एसआरसी में एट्रीब्यूट में जो उसका लिंक दिया सिर्फ वो पढ़ेगा और सारा डायरेक्ट कर देगा, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी। सिंपल ये बात है। तो हमारा ये अब ये स्क्रिप्ट का एलिमेंट है, ठीक है? इसके अंदर हम सारा अपना जो जेएस का जो भी हमने लिखना है, जो हमने वर्ड्स लिखने हैं जेएस के, वो इसके अंदर लिखेंगे। तो इसका एक तो ये तरीका है हम इसके अंदर लिखें। दूसरा इसका ये तरीका है कि हम एक फाइल बना लें। फाइल हम क्या बनाएंगे कि हमारा .js होना चाहिए, तो हमारा वो जेएस जो है डिक्लेयर होता है। उसके पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं।
उसके पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आपका, चाहे आप index.js लिख लें, जो मर्जी लिख लें। फॉर एग्जाम्पल हम index.js लिख लेते हैं, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इधर। अब ये हमने index.js लिख लिया इधर, ठीक है। अब इसको हम index.html के साथ किस तरह से जोड़ेंगे? जोड़ने का ये तरीका है, हमने बस स्क्रिप्ट एलिमेंट लिखना है। अब स्क्रिप्ट एलिमेंट में हमने एट्रीब्यूट देना है src सोर्स का, और सोर्स में हमने इसका पाथ लिख देना है। हमारा पाथ जो है index.js, इसको हमने लिख दिया। अब फर्दर आता है कि अगर हमारा, क्योंकि ये एक ही फोल्डर के अंदर दोनों फाइल मौजूद है, अगर इसी के अंदर सेम में एक और फोल्डर हो, जैसा कि मैं इधर कोई फोल्डर बना लूं, जैसा कि मैं लिख लूं इधर एग्जीक्यूट का, मैंने इधर नाम लिख लिया, फोल्डर बना लिया। अब इस एग्जीक्यूट के फोल्डर के अंदर जो है मैं एक फाइल बनाता हूँ, इस फाइल का मैं नाम रखता हूँ index.js, ठीक है। ये इसके अंदर है, यहां से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बाहर वाली को, कि मैं आपको दूसरा तरीका बता सकूं। तो अब इसको मैं यहाँ पर किस तरह एक्वायर करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगा index.js, तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसका ये तरीका होता है, आपने ये देखना, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है, और यहाँ पे ये देखिए ये लाइन खत्म हो रही है इसकी। इसको मैं जैसे क्लोज करूं तो इसके अंदर है, ये जो है ये इसके अंदर है, यानी इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, एक फोल्डर के अंदर एक फाइल है, नीचे एक फाइल है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो है इस index.js को जो है एक्वायर करना है। मैं कैसे करूंगा? तो इसका ये है कि इसका ये है कि यहाँ पर ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ साथ है। जब दो चीजें एक दूसरे के साथ साथ होती हैं, उसको हम कहते हैं एज अ रिलेटिव है। तो रिलेटिव के लिए हम क्या लिखते हैं? हम लिखेंगे जो चीजें एक दूसरे के साथ हैं, उस रिलेटिव को पहले हम, जो उसके एक दूसरे के साथ उसको रिलेटिव कहते हैं, उसको पहले एक्वायर करेंगे। वो हमारे पास होता है डॉट फॉरवर्ड स्लैश। जो मैंने डॉट फॉरवर्ड स्लैश किया, क्यों डॉट फॉरवर्ड स्लैश? जो इसके साथ है, ये नाम आ गया एग्जीक्यूट फॉरवर्ड स्लैश। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फिर फर्दर ये नाम है, इधर पूरी लिस्ट आ जाती है जो जो इसके अंदर होते हैं। तो हमारा एक ही है, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ अटैच हो गया, ये चीज होगी। और नीचे एक और चीज है कि अगर मैं इधर से इसको काट दूं, ठीक है, अगर मैं इधर लिखूं, मैं यहाँ पर देता हूँ स्क्रिप्ट एलिमेंट। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सोर्स देता हूँ, रिलेटिव है डॉट स्लैश दिया इसलिए, इसका नाम फोल्डर और अंदर की फाइल, ओके। यहाँ पे तो मैंने अटैच कर लिया इसको index.js से। अब क्योंकि हम स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं कोड, और जो फाइल हमने अटैच की उस फाइल के अंदर कोड लिखें तभी भी जो है वो ये इंडेक्स वाला जिसके अंदर लिखा हुआ है और ये इंडेक्स वाला पेज है, दोनों खुद जुड़ जाते हैं। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम ये है कि जिसमें आपने जिस स्क्रिप्ट एलिमेंट के एज अ एट्रीब्यूट में आपने इसको जोड़ा है, उसके अंदर आप कुछ लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसा कि हम कुछ लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं एक स्टेटमेंट से। मैं आपको बाद में बताता हूँ स्टेटमेंट क्या होती है, कुछ मैं बस एक मिनट फिर मैं लिख लेता हूँ। आए लाइव सर्वर पे जाते हैं अभी। तो यहाँ पे कुछ सामने आए नहीं, हालांकि मैंने इसको एक स्टेटमेंट दिया अलर्ट की। तो वापस जाते हैं अभी। तो ये इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि अगर जिसमें आपने एक बार सोर्स एट्रीब्यूट दे दिया, ठीक है, उसमें आपने जोड़ दिया, ठीक है, यानी कि सोर्स का एट्रीब्यूट दे दिया, उसमें उसका लिंक दे दिया, उसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ब्राउजर इसको पढ़ता है, वो सोर्स पढ़ता है, सोर्स ने उसने पढ़ लिया, अच्छा ये फाइल, उसने फाइल पढ़ ली, अगला जो अंदर जो कोड है वो नहीं पढ़ता। इसका फिर तरीका क्या है? अगर आपने लिंक दे के अटैच करके फिर भी आप इसके अंदर कोड लिखना चाहते हैं, आप क्या करें? एक और स्क्रिप्ट एलिमेंट लिखें, इसके अंदर वो कोड लिखें जो आप करना चाहते हैं। मैं इसको कहता हूं कि अलर्ट, एंड इसको मैं कह देता हूं हाई। अब मैं दोबारा जाता हूं, कंट्रोल एस किया, ये देखें ये मेरे पास शो हो रहा है हाई, ठीक है। अब इन चीजों को हम बाद में पढ़ते हैं, ये क्या आगे चीजें हैं, अभी सीक्वेंस में जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा हाई, इसने शो करवा दिया। तो यहां तक बात होगी। आगे हमारा आता है कि लाइक अब ये अगर इसकी बात कर ले, मैं अब अलर्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये अलर्ट क्या है? तो इस अलर्ट को हम कहते हैं स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारा ये जो अलर्ट लिखा हुआ है ये हमारी एज अ स्टेटमेंट है, मतलब कि इसका एक
ऐसा इसका डिफॉल्ट में ही सारा कुछ इसका सेटअप सेट हुआ हुआ है, ठीक है। डिफॉल्ट में इसका सेटअप क्या सेट हुआ है, जो कि मैं आपको टाइप ऑफ में भी बताऊंगा कि उसमें टाइप ऑफ में अगर अलर्ट करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ, तो इसका आपके पास ऐसा फंक्शन आएगा, लेकिन फर्दर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये एज अ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का भी हम आगे पढ़ेंगे जाके। तो सिंपल अगर करें तो अलर्ट एक डिफॉल्ट में इसका पूरा कोड लिखा हुआ है कि इसने क्या शो करवाना है। उस शो करवाने में हम ये पैरेंथेसिस लिखते हैं। पैरेंथेसिस में अभी ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अंदर मैंने ये कुछ लिख दिया है, ठीक है, हाई लिख दिया है। तो इसका अब ये जो है इसका डिफॉल्ट सेट है, यानी कि अलर्ट लफ्ज है जो कि डिफॉल्ट सेट है जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में कि इसका क्या मतलब होगा। उसके साथ पैरेंथेसिस आती है, ये इतना डिफॉल्ट है ये अलर्ट, और इसके साथ जुड़ी पैरेंथेसिस, ठीक है। अब इसके अंदर आपने जो लिखना है वो आपकी मर्जी है, क्या लिखना चाहते हैं। मैंने इसके अंदर लिख दिया हाय, ठीक है। तो इसका अब क्या होगा, ये मेरे पास एक बॉक्स सा बना हुआ आ गया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिफॉल्ट सेटअप हुआ हुआ है वो ऐसा है कि एक जो है आपका बॉक्स बना हुआ आएगा, उसके अंदर यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है वो आ जाएगा, और यहाँ पर जो है सेज ये हमारा ऊपर जो है हमारा जो सर्वर है उसका आ रहा है, ठीक है। यहाँ अगर हमने डोमेन ली हुई है और हमारी ऐसा ये लाइव है, हमारी पोस्ट हुई है, और हमारा फिर इधर डोमेन का नाम आएगा, इधर अगर डोमेन का नेम सेज यानी कि www जो भी है .com सेज, ठीक है। अगर डोमेन ली हुई है फर्दर पोस्ट हुई है उस वक्त ये ऐसा शो करवाएगा। अभी ये मेरे लैपटॉप का जो है ये सर्वर उसका ये शो करवा रहा है, ठीक है। तो इसने क्या हाय, ठीक है। इसको आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसका एक मिनट, इसका आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये बॉक्स क्यों आया, ठीक है। तो अभी या फिर अगर मैं आपको हाँ आगे जाके पढ़ेंगे, अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सिंपल ये भी बता देता हूँ कि ये बॉक्स ऐसा इसलिए आया कि ये ऐसा जावास्क्रिप्ट में पूरा ही डिफॉल्ट इसकी डिजाइनिंग हुई है, और ये बॉक्स किस तरह आया, पूरा इसकी सेटिंग हुई है, ये बॉक्स की कितनी ऐसा शेप होगी, क्या विड्थ होगी, सेंटर में आएगा विंडो के ऐसा अगर इस तरह का है, या फिर ये ऊपर टॉप पोजीशन पे आ रहा है, फिर अगर सेंटर में है, और इसका ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, ये इधर बटन है, ठीक है। इधर ये सर्वर का नाम शो करवा रहा है, इधर ये हाई शो करवा रहा है, इस तरह की ये साइड में पैडिंग है इसकी, ठीक है। ये हमें पता है ये पैडिंग हुई है, ये बॉर्डर इसका जो है रेडियस हुआ हुआ है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, यहाँ पर इसका जो है वो बटन है, और इसको जो है फ्लैक्स हाइफन एंड हुआ हुआ है, ठीक है, इस साइड में आ रहा है। और इसका जो है ये बैकग्राउंड कलर है, और साथ अंदर जो इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो फर्दर सेंटर में हुआ है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है। तो ये ऐसा डिफॉल्ट सेट हुआ है। अब हाँ इसमें अब फिर फर्दर क्या है, ये डिफॉल्ट सेट हुआ है, इसको हम कस्टमाइज नहीं कर सकते। हम ना अलर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि खुद से कोई style.css या क्योंकि CSS में हम चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि CSS में कुछ लिखे हैं और इसको हम अलर्ट को कस्टमाइज करें, तो हम इसको नहीं कर सकते कस्टमाइज। या फिर हम और भी आगे पढ़ेंगे, प्रॉम्प्ट है हमारे पास कमेंट है, उनको हम एज अ कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम इनको कस्टमाइज यानी कि इनको खुद से इनकी ये पीछे का बैकग्राउंड कलर या कुछ आगे पीछे हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा जावास्क्रिप्ट की एज अ डिफॉल्ट में कोडिंग स्टोर हुई है, और फर्दर उसको हमारा ये क्रोम का ब्राउजर पढ़ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज प्लस क्रोम का ब्राउजर है, उसको किस तरह से आगे रेंडर कर रहा है, शो करवा रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो वापस आते हैं, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। हमारे वेरिएबल हमारा ये होता है कि वेरिएबल का वैसे मतलब होता है चेंज होने वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो है हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है var, VAR, एक हमारे पास है let, एक हमारे पास है const, ठीक है। तो जो हमारे पास var है, यानी कि वेरिएबल की एक शॉर्ट फॉर्म है VAR, ठीक है। अच्छा ये जो var है, ठीक है, इसका एज अ ये पहले यूज होता था, ठीक है। शुरुआत में जब एज अ लैंग्वेज आई थी उस वक्त ये यूज होता था, ठीक है। अभी ये यूज नहीं होता, फर्दर क्यों, अब जो वैर का काम है वही लेट का काम है, ठीक है। तो हमने जो वैर से करवाना है वो हम लेट से भी करवाते हैं, दोनों का काम सेम है, ठीक है। इनका काम क्या सेम है कि इनका वैर का और लेट का ये है कि इसमें इन दोनों को हम
इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है हम डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि हम ऐसा बता रहे हैं कि हमने वेरिएबल बना दिया है, ठीक है। वेरिएबल इसलिए बने हैं ये कोडिंग में कि प्रॉब्लम ये थी कि इंफॉर्मेशन जो होती है हमारा, जो हमारा एज अ प्लेन टेक्स्ट है और हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं वर्ड्स होते हैं, वो सारे वर्ड्स का हम कहाँ पे स्टोर कहाँ पे करें। तो उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं कि हम उन वेरिएबल में अपने वो सारे वर्ड स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये आए थे। अब उसमें फर्दर आए हैं, जैसे कि हम अब वेर हो या लेट हो, इसका एक ही काम है। हम जैसे कि वेर यूज कर लेते हैं, इसको यूज करने का ये काम है कि आप ये लिखा वेर, यानी कि डिक्लेयर कर दिया कि हमने वेरिएबल बना लिया है। हम बता रहे हैं कि हमने वेरिएबल बना लिया है, यानी कि क्रोम के ऊपर मैं लाइव सर्वर करूंगा, क्रोम को मैं बता रहा हूँ कि मैंने कर दिया, क्रोम मुझे आगे वो शो करवा दे रिस्पॉन्स में। मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल वेर माई माई नेम है, इसको लिखता हूँ, ठीक है। या मैं इसको सिर्फ लिखता हूँ वेर नेम इज इक्वल, हाँ वेर नेम मैंने लिख दिया सिंपल। अब मैंने इधर वेर नेम लिख दिया है, ठीक है। ट्रेन गुजर रही है एक बार। अच्छा, मैंने अभी वेर नेम लिख लिया, इसका क्या मतलब है कि मैंने एक वेर यानी कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिस वेरिएबल का मैंने नाम जो रखा है वो मैंने नाम उसका नेम रखा है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हो, नेम रखो जो मर्जी रखो, और फर्दर हम वो नाम रखते हैं जो हमने उस नाम के अंदर जो चीज स्टोर करवाई हो वो नाम रखते हैं। जैसे कि मैं लिखा वेर नाम डिक्लेयर किया, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू, आगे मैं कुछ भी लिख दूं, जैसा कि मैंने ये कोर्स लिखे हैं। कोर्स को आगे बढ़ते हैं कि कोर्स क्या है। इस कोर्स में मैं लिख लेता हूं जैसा कि अली सुलेमान, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, और जो हम अलर्ट मैसेज पढ़ चुके हैं अभी, उस अलर्ट में मैं इसी को नेम को देता हूँ, ठीक है। आप वापस जाते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक मिनट। ये देखें, अब रिफ्रेश किया तो इसने क्या कहा, यानी ये हमारे सर्वर का नाम आ गया, नीचे लिखा हुआ है उसने अली सुलेमान लिखा हुआ है। अब ये आया अलर्ट में, नाम अंदर मेरा आ रहा है, ठीक है। नाम किस तरह आ रहा है अलर्ट के अंदर, के अलर्ट के अंदर जो मैंने उसको दिया था वो मैंने वेरिएबल दिया था, वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ये मेरी स्ट्रिंग बनी हुई है, उसके अंदर एक नाम स्टोर है। अब स्ट्रिंग क्यों बनी हुई है फर्दर पढ़ते हैं, अगर हम ये स्ट्रिंग हटा देंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कि हमें कुछ अगर लिखना हो एज अ वर्ड्स में, अल्फाबेट एक्सेट्रा लिखने हो, तो उसको हम ये कोर्स लगा के लिखते हैं, इसको हमको आगे जाके पढ़ते हैं। तो इस नेम के अंदर क्या है कि हमारा जो है ये नेम है, और ये हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। इसको लिखने का एक और तरीका है जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं, वो ये तरीका है कि हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। मैं ऐसे लिखूंगा वेर नेम इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख के मैं इधर लिख लूंगा, अपना नाम लिख लूंगा, ठीक है। तो जो हमने आगे 2 लाइनों पे लिखा था वो हमने 1 लाइन में लिख दिया, ठीक है, ऐसे। तो वापस जाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया, ठीक है। अभी भी ये वर्क कर रहा है, रिफ्रेश करता हूँ तो वर्क कर रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेर जो है हम यूज नहीं करते, तो वेर का और लेट का काम सेम है, तो मैं अब लेट में लिखता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू, ठीक है। अब लेट का भी मतलब यही है, लेट का मतलब है वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल जो डिक्लेयर किया उसका नाम क्या, स्पेस लिखे उसका नाम लिखना। अगर साथ लिखेंगे तो आपको पता है वो कुछ नाम है ही नहीं, मतलब कि वो ऐसा एरर आ जाएगा। तो स्पेस दिया, ये लिखा, उसके अंदर इज इक्वल टू हमारा वैसे होता है कि असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रखना। सिंपल इसके अंदर मैंने दे दिया है, ये स्ट्रिंग दी है, उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने जो अपना नाम दे दिया। इस वैर को हटाते हैं, लेट भी काम करेगा, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी काम कर रहा है, ये हमारा हो गया लेट। अब जो हमारी ये वैर या लेट है, इसका ये नहीं मतलब कि हम इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल बना सकते हैं, हम बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हैं। जैसा कि मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट एज इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ 22, ठीक है। तो वापस जाता हूँ, अभी रिफ्रेश करता हूँ, मैं अली सुलेमान आ गया। ओके, अच्छा अलर्ट मुझे एक और करना पड़ेगा, अलर्ट करता हूँ, इसमें मैं देता हूँ एज। तो ये आ गया, ये देखें पहला हो गया हमारा ओके किया, ये दूसरा आ गया 22।
दो हमारे हो गए। इसी तरह हम 3 बना सकते हैं, जितने मर्जी चाहे बना सकते हैं। सपोज मैं एक बार आपको 3 बना के दिखाता हूँ, फिर उसका बताता हूँ कि इसका दूसरा तरीका क्या है। मैं इसमें लिख लेता हूँ जैसा कि लेट कंट्री लिख लेता हूँ, कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस की जब वापस जाता हूँ, ये देखें नाम आ गया, ये एज आ गई, और 1 मिनट ये नेम है उसको, हाँ अलर्ट में नहीं किया हुआ, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, और इधर वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। क्यों इधर वेरिएबल का अलर्ट में क्यों नाम लिख रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल के अंदर वो चीज स्टोर है, तो हम उस चीज को इधर ला रहे हैं, और हमारा वेरिएबल इसीलिए आजाद हुए हैं या आए अकॉर्डिंग में कि हम जो हमारी चीजें हैं उसके अंदर स्टोर कर सके। जब उसके अंदर चीजें स्टोर कर सके ताकि उन चीजों को हम एज आ फिर इस्तेमाल कर सकें आगे फर्दर की कोडिंग में, यहाँ फिर अपना फिर एज आ डेटाबेस में स्टोर कर सकें, एक्सेट्रा, इस तरह का हिसाब किताब है। तो मैं इसको अभी दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, नाम लिखा मैंने, मैं कंट्रोल एस करके वापस जाता हूँ, ये नेम आ गया, ये एज आ गई, 1 मिनट, ये नेम है, ये एज है, और ये कंट्री आ गई, तीनों चीजें आ गई हैं, ठीक है। वो कंट्रोल आर नहीं था किया इसलिए वो शो नहीं था करवा रहा, ये तीनों चीजें आ गई। अब इसका दूसरा तरीका है कि लिखने का, दूसरा तरीका इसका ये है कि ये हमने सेमी कोलन इधर लगाया हुआ है, जो कि हमें पता है, हम क्योंकि ऑलरेडी HTML CSS पढ़ चुके हैं। तो अब इसका ये हिसाब है कि मैं अगर ये चाहूं कि मुझे सिर्फ लेट एक बार ही लिखना पड़े, और मेरे अगर वेरिएबल बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं लेट एक बार ही लिखूं और सबको एक साथ ही डिक्लेयर कर रहा हूं, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं पहले के बाद कामा लगाऊंगा। अब इसका लेट मैं हटा देता हूं, इसके बाद दूसरे के बाद भी कामा लगाऊंगा, तीसरे का लेट भी हटा देता हूं, ठीक है। एंड में मैं सेमीकोलन लगा लूंगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले का लेट नेम है, ठीक है, यानी कि लेट हो गया, डिक्लेयर हो गया, ये नेम है उसका, तो उसके अंदर ये वैल्यू है, कामा यानी कि बात खत्म नहीं हुई, कामे का मतलब बात खत्म ना होना, सेमीकोलन का मतलब कि बात खत्म हो गया उसकी। अब कामे का मतलब आगे भी साथ अटैच है। अब ये जो एज है ये नेम है, लेकिन ये इस लेट के अंदर ही आ रहा है, इस लेट के साथ अटैच है, इसका मतलब यही है कि लेट एज लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी है। फिर इसका कामा आया हुआ है, इसका मतलब आगे इसके साथ अटैच है, किसके साथ अटैच है, जहां से कोड शुरू हुआ था लेट के साथ, तो लेट के साथ कंट्री भी अटैच है। अगर इसको आप देखना चाहें तो ये देखें आ गया, 1 2 और तीनों आ गए, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा फर्दर एक हिसाब होता है, हम इसको वेरिएबल का अब हम किस तरह लिखते हैं। अब वेरिएबल के हमारे पास जो नाम लिखने के स्टाइल होते हैं ना, जो हमने इसको डिक्लेयर कर रहे हैं नाम, वो नाम हमारे पास कंडीशंस है, हम कौन से नाम लिख सकते हैं, कौन से हम नाम नहीं लिखते हैं, और किस स्टाइल से उसको लिख सकते हैं। हम इनको लिख सकते हैं एज हम अल्फाबेट लिख सकते हैं, ABC वगैरह, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं ABCs को लिख देता हूँ, आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप अल्फाबेट के साथ नंबर जोड़ के लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं कि ABC 1 2 3, आप इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ नंबर नहीं लिख सकते, यानी कि नंबर ऐसा लिख सकते हैं लेकिन नंबर स्टार्ट पे नहीं लिख सकते। स्टार्ट पे अगर 1 2 3 या सिर्फ 1 भी लिख दें तो वो गलत हो जाएगा। नंबर आप स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, नंबर आप दरमियान में लिख सकते हैं, एंड में लिख सकते हैं, मतलब कि पहले लफ्ज के बाद आप नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। पहला लफ्ज वो अल्फाबेट हो तो नंबर नहीं होना चाहिए पहला लफ्ज। तीसरा चीज है जो अमेरिकन डॉलर है, ठीक है, तो आप डॉलर लिख सकते हो इधर। और चौथा हमारा लास्ट है कि आप अंडरस्कोर लिख सकते हो, ये माइनस वाला नहीं, जो इसके नीचे वाला हमारा अंडरस्कोर है, आप ये लिख सकते हो। तो ये हमारी चीजें हैं। जैसा कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फाबेट ABC लिख लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरे को मैं लिखता हूँ 1 2 3, यानी कि हम जो नंबर नहीं लिख सकते। तीसरे को मैं लिखता हूँ डॉलर, जो कि हम डॉलर लिख सकते हैं, और चौथा भी एक बना लेते हैं जिसको हम अंडरस्कोर लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब क्योंकि यहाँ से एरर शुरू हो जाएगा, 1 2 3 आ गया पहले ही, तो चलो पहले देख लेते हैं, ये अगर वर्क ना किया तो हम चेंज कर लेंगे तब। अच्छा, इधर ये किया, इधर हम कर लेते हैं इसको अंडरस्कोर, और जो हमारा एक नया बना है, बल्कि 2 नए बने हैं, तो इसका नाम है हमारा, सबके नाम चेंज करने पड़ेंगे, ABC, दूसरे का नाम है 1 2 3, तीसरे का नाम है डॉलर। अब सिर्फ डॉलर नहीं, आप डॉलर के साथ आगे ABC भी लिख सकते हैं, डॉलर के साथ आगे 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पर ऐसा बताने का मतलब है अंडरस्कोर,
इसी तरह अंडरस्कोर आप स्टार्टिंग में, दरमियान में किसी के साथ अंडरस्कोर को अल्फाबेट नंबर के साथ जोड़ के, या नंबर को अल्फाबेट अंडरस्कोर और डॉलर से जोड़ के इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये हमारे 1 2 4 हो गए, ठीक है, ओके। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। पहला कि कौन था हमारा, ये ए बी सी यानी कि वर्क आ रहा है, ओके करते हैं। 22 आ गया हमारे पास। अच्छा 1 मिनट, वर्क किस तरह का आ सकता है, ये दोबारा से करते हैं ओपन विद। तो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो पुराना था, कंट्रोल आर किया था मैंने, वो अभी का एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, एक भी नहीं एग्जीक्यूट हो रहा क्योंकि एरर है कहीं पे। ये शो भी करवा रहा है, ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन का जो कलर जो है, यानी कि जो हमारा एज टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट हाइपर डेकोरेशन का अंडरलाइन, अंडरलाइन में आगे फर्दर ये एज डबल लाइन है और एज रेड कलर है, ठीक है। तो ये हमें शो करवा रहा है एडिटर पे, इसका मतलब है कि कुछ एरर है। अब ये एरर है हमारी 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल, मैंने आपको बताया था 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कुछ और लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ डॉलर ए बी सी, तो इधर भी मैं डॉलर लिख लेता हूँ या अंडरस्कोर लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी नाम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये दूसरा था, दूसरे में सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं, इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे ऐसा करते हैं, नहीं पहले दोनों को काट लेता हूँ। ये आ गया, पहला वर्क आ गया, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, क्योंकि इन दोनों में हमने नाम सेव रखे हुए हैं इसलिए आपको शो करवा रहा है, इसका और इसका। तो ये हमारे चारों जो है वर्क आ चुके हैं, ठीक है। अब इनको आप, एक और तरीका है कि अब इनको लिखने का क्या तरीका है, अब इनको लिखने का तरीका जिसको हम कहते हैं स्टाइल है कैमल केस। कैमल केस का ये मतलब है जिस तरह कैमल होता है, ठीक है, ऊंट होता है जिस तरह, उसी तरह उसका मतलब ये है कि आपने जो स्टार्टिंग की चीज है ना, ठीक है, उसको आपने, जैसे कि ऊंट होता है, ठीक है, स्टार्टिंग से आपने क्या करना है, उसका वो संभाल रखना है। जैसे कि ऊंट का जो है सामने सार हो गया, ठीक है, उसकी गर्दन होगी, सार हो गया, वो आपने वो, क्योंकि एज उसकी बॉडी पीछे से उठी होती है ऊंट की, सामने से वो उसका हेड जो है वो एज जो उसका क्या से कहते हैं, मतलब कि उसका जो हेड है और गर्दन है वो उसकी उठी होती है, ठीक है, और उसका पीछे जो है बॉडी वो नीचे है, ठीक है। तो इसमें एज उलट है इसके लिखने में, हम बोल तो कैमल केस रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि आप उसका क्या से कहते हैं कि जो बॉडी है, ठीक है, मतलब कि जो उसका पीछे जो जगह है वो एज झुकी हुई है, सामने साथ जो है ऊपर जो है वो आगे है। तो इधर कैमल के साथ उसका उलट है, मतलब इसका कैमल के साथ ये होगा कि आपने पहला लफ्ज स्मॉल लिखना है, सेकंड लफ्ज आपने लार्ज लिखना है, और सेकंड के बाद जो भी आ रहा है उसको आपने लार्ज लिखना है। अब जैसा कि इसका ये नहीं मतलब कि पहला लफ्ज आपने एक वर्ड जो है अल्फाबेट स्मॉल लिखना, बाकी एक अल्फाबेट लार्ज और लार्ज है, ऐसा नहीं, एक पूरा जो वर्ड होता है, जैसा कि माय नेम है, ठीक है, अब माय नेम में 2 वर्ड है टोटल, एम वाई एक माय हो गया और एक हमारा एन ए एम ई नेम हो गया, ठीक है। अब इसको कैमल केस का मतलब ये है कि जो मेरा पहला लफ्ज तो माय हो गया खत्म, जब दूसरा मेरा शुरू हो रहा है नेम से, नेम मेरा स्टार्ट हो रहा है एन से, तो मैंने क्या करना है कि एन का मैंने एन कैपिटल कर देना है, ठीक है। अब एन का मैंने एन कैपिटल कर दिया, ये मेरा माय नेम हो गया, इसको मैं बोलूंगा कैमल केस है। और फिर मेरा आगे कुछ, इसके आगे कुछ आ जाए, जैसे आ जाए माय नेम नाउ मैं लिखूं, या फिर करंट लिख लूं करंट, तो मैंने करंट लिख लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और आर डबल आर कर दो, ठीक है, ये मैंने करंट लिख दिया, माय नेम करंट, ठीक है। तो माय हो गया, अब दूसरी चीज मेरी स्टार्ट हो रही थी नेम है, नेम का एन कैपिटल, तीसरी मेरी चीज करंट स्टार्ट हो रहा है यानी कि अभी का, तो वो मैंने उसका सी कैपिटल कर दिया। तो इस तरह से आपने कैमल केस में लिखना है। अब कैमल केस में लिखने का ये नहीं कि आपने कैमल केस में वैसे ही लिखना है आंखें बंद करके, ये इसलिए है कि आपको जो है वो चीज पढ़ने में आसान हो कि मैंने क्या लिखा हुआ है, कोई चीज अगर बड़ी हो उस बड़ी चीज को पढ़ने में आसानी हो, इसलिए इसको यूज कर रहे हैं। और फर्दर है वो चीज बड़ी किस तरह होगी, वो चीज हम वही नाम रखते हैं उस चीज का जो कि हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या है कि मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ अपना नाम है। अगर रियल लाइफ की बात करें तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जो वेबसाइट के ऊपर है उसका नाम इधर स्टोर करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, मैं लिखूंगा कस्टमर, इधर मैं लिखूंगा एन कैपिटल नेम, मैंने लिख दिया कस्टमर नेम, तो मैंने नाम क्या रखना था, कस्टमर आ रहा है उसका नाम रखना है, तो नाम इसका रखेंगे वेरिएबल का कस्टमर नेम, और वो पढ़ने में आसानी हो तो इसलिए हमने इसको लिख दिया कैमल केस में कस्टमर नेम हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट है इसमें वेरिएबल वो है हमारा कास्ट है, ठीक है।
कांस्ट का हमारा लिखने का ये प्रोसेस है कि कांस्ट का मतलब है जो चीज कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट का मतलब जो चीज स्टिल रहती है, स्टिल का मतलब है जो चीज एक जगह पर रहती है। तो इसको एक जगह पर रहने का मतलब ये है कि जो चीज एक जगह पर रहने का मतलब जो चीज वैसे की वैसी रहती है, बदलती नहीं, उसको अगर हमने वैल्यू स्टोर करवानी हो, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी हो, तो हम वेरिएबल कांस्ट के अंदर स्टोर करवाते हैं। जैसा कि क्या चीज नहीं बदलती, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है आपका जो नाम है वो नहीं बदलता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो आपका नाम एक ही है, आपका नाम तो नहीं बदलेगा, तो हम इसके अंदर स्टोर करवा लेते हैं, कांस्ट के अंदर हम स्टोर करवाते हैं आपका नाम, ठीक है। तो नाम को हम करते हैं, जैसे कि मैंने नाम लिख दिया अली सुलेमान, ठीक है, तो मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया, इसलिए कि ये बदलता नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अब एक और चीज ये बदलती नहीं है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल बताऊं, जैसे मैंने लिखा लेट में मैंने लिखा जैसे कि टुडे, ठीक है, यहाँ मैं इसमें लिख रहा हूँ लेट, जैसा कि मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ लेट एज प्रैक्टिकली जैसे मैं लिखता हूँ लेट माई गोल लिख ले, ठीक है, इसको मैं लिखा एज कैमल केस में मैं इसको लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिखता हूँ जैसे कि HTML मैंने लिखा इसके अंदर, ठीक है। अब ये मेरा लेट में स्टोर था, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने माई गोल लिया दोबारा से, अब इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, इसमें मैं लिख लेता हूँ CSS, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका कांस्ट के साथ आपको समझ आएगी कि मैंने पहले लिखा है, एक डिक्लेयर किया है कि ये मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर ये वैल्यू है। दोबारा से मैंने इसको डिक्लेयर नहीं करना, क्योंकि पहले एक बार मैं इसको डिक्लेयर कर चुका हूँ, दोबारा से मैंने इसको सिर्फ नाम लिखा है, तो उसका मतलब यही है कि जो डिक्लेयर होया हुआ है वो वाला ही नाम है, उसके अंदर मैंने एक नई वैल्यू स्टोर करवाई, जो पुरानी थी वो नहीं, कुछ नई वैल्यू मैंने स्टोर करवाई है। इसका मतलब ये है कि अब जो मैंने नई वैल्यू स्टोर करवाई है, अब से यही जो है लागू हो चुकी है। अब कांस्ट में क्या होता है, कांस्ट में आप दोबारा से कोई नई वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो वो नई वैल्यू नहीं मानी जाती। जैसे मैं इसमें लिख लेता हूँ नो नेम, मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, दोनों को हम करवा लेते हैं, अलर्ट करवा लेते हैं। पहले को भी मैं ले लेता हूँ, ये हो गया, और दूसरे को भी मैं ले लेता हूँ, वो हमारा हो गया, ये नेम हो गया, ठीक है। दोनों को हम रन करवा लेते हैं, देख लेते हैं एज लेट my goal CSS cost name is equal to okay, वर्क क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, ये एक मिनट अब दोबारा देखते हैं, अब इसको एक बार मैं कमेंट आउट कर दूं। हाँ, ये अभी वर्क कर चुका है, ठीक है। अब ये वर्क क्यों नहीं था कर रहा, क्योंकि मिस्टेक थी यहाँ पे, क्योंकि हमने कांस्ट का वो डिक्लेयर करवाया जो कि उसका डिक्लेयर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है, अब हाँ, एक बात तो आपको दिखाई नहीं, है जो CSS आया था, हालांकि इसकी वैल्यू HTML थी, इसका मतलब क्या है कि जो इसकी नई वैल्यू हमने स्टोर करवाई है वो नई नाम आई है, ठीक है। आपने दोबारा से डिक्लेरेशन चेंज नहीं की, आपने सिर्फ दोबारा से एक्वायर करके वैल्यू चेंज कर दी है। तो इसलिए लेट का और वेर का ये काम है, लेकिन कांस्ट का ये है कि उसका आप दोबारा से वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जो मैंने आपके सामने रन किया है वो आई ही नहीं है वैल्यू, यानी कि वो सामने डब्बा आई नहीं है, क्योंकि इसमें एरर था। तो ये चीजें हैं। अब इस कांस्ट को, जैसे मैंने आपको बताया अभी तक, कैमल केस बताया, उसका नाम बताया, डिक्लेरेशन के तरीके बताए, अब एक प्रैक्टिकल यूज है, अब कांस्ट को लिखने का भी एक तरीका है वो, क्योंकि ये इसमें चीजें होती है हमारी जो बदलती नहीं है। इसको लिखने का तरीका है हमारा फुल कैपिटल, और फुल कैपिटल और उसको हम अंडरस्कोर के साथ जोड़ के लिखें। वो उसको इस तरह लिखें कि अब जो चीजें जो बदलती नहीं है, फर्दर आप कांस्ट में भी आप एज अ कैमल केस में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई चीज है जो ऐसा बदलती नहीं है और उसका नाम जो है याद रखना बहुत ही कम्प्लेक्स है, तो उसके नाम को एज अ थोड़ा सा हम अंडरस्कोर दरमियान में उसका नाम में ले आएंगे, ताकि उसको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो, और फुल कैपिटल कर देंगे, ठीक है। जैसा कि आप अक्सर देखते हो जो कि पेमेंट के गेट वे होते हैं, उसमें जो एज अ उनके वेरिएबल के नाम बने होते हैं वो कैपिटल होते हैं टोटली, उनके दरमियान में अंडरस्कोर होता है, तो वो एज अ, क्योंकि उनके नाम वेरिएबल के चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह करके प्रोसेस होता है, ठीक है।
जैसा कि मैं इसका अब इसमें लिखता हूँ, मैं कांस्ट दे के इसको लिखता हूँ एज अ लाइक फॉर एग्जांपल। अब मैं इसको जैसे मैं लिखता हूँ, अब क्या चेंज नहीं होगा, मैं इसको लिखता हूँ जैसे कि जो क्या है कम्प्लेक्स भी हो, क्योंकि अगर सिंपल हो तो उसको हम कैमल केस में लिख सकते हैं, जो कम्प्लेक्स भी हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जैसे कि वाइट, वाइट मैंने लिखा, इधर मैं लिखूंगा अंडरस्कोर, इधर मैं लिखूंगा कलर, मैंने इक्वल टू लगाया। अब इधर मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, तो इसका क्या होता है, जो कि हमारा हेक्साडेसिमल है, नंबर है, या हेक्साडेसिमल की बजाय मैं लिख लेता हूँ इसका या हेक्साडेसिमल में लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका लिख लेता हूँ अपना हैश, हैश में मैं लिख लेता हूँ 3FRGB या 6FRRGB, जो हमारा पढ़ चुके हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं है क्योंकि ये सिंपल है, तो हम याद रख सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर जिसका RGB यानी कि डिफिकल्ट हो, जो हम निकाल लेते हैं, जैसे किसी का भी फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कोई इधर से ही निकाल लेते हैं स्टाइल, और इधर लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई खुद से ही एक नंबर कोई ले आएंगे फाइल से, बैकग्राउंड कलर किया, इधर हम फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं ये अक्वायर किया, इस डब्बे के ऊपर करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कोई आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक आ गया कोई, अब इसका एज अ, इसको मैंने ऊपर से क्लिक किया, ये मेरे पास आ रहा है डिफरेंट फॉर्मेट में, मुझे कौन सा फॉर्मेट चाहिए मैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे RGB के बाद ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल, ये हैश DC, दोबारा से देखते हैं, जैसे हैश DC 5D, ठीक है, हैश DC 5D और 5D। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिख लेते हैं कि ये एक ना समथिंग 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 जो समझ आ रहा है, थोड़ा सा एज अ पिंक सा कलर है, ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर है, तो ये हो गया। अब ये रियल लाइफ एग्जांपल भी होगी कि ऐसी चीज जो कि बदलती नहीं, यानी कि पिंक कलर का हमेशा हेक्साडेसिमल जो हम है वो यही रहेगा, और एज अ उसका नाम उसका कॉम्प्लेक्स है, मतलब मुश्किल है कि हम इसको याद रख सकते हैं हेक्साडेसिमल में इसका क्या है, और वो एज हमें पढ़ने में आसानी हो, अंडरस्कोर, और पूरा उसको हमने कैपिटल किया हुआ है, ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल भी होगी, हम इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए इस तरह की आपको कुछ हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस ये तरीका भी है फॉर्मेट, कैमल केस का भी है, किस तरह से हमने कौन से नाम देने हैं और किस तरह से हमने इन सब को यूज करना है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे इसके बाद हमारा जो नई चीज है वो है हमारा डेटा टाइप्स है, ठीक है। डेटा टाइप्स में आ जाती है जैसा कि हमारे डिफरेंट आ जाते हैं डेटा टाइप्स, जिसमें हमारा है लाइक अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारा स्ट्रिंग से स्टार्ट कर लेते हैं या नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा हाँ एक चीज रह गई थी कमेंट, ठीक है। कमेंट का मतलब ये है कि हम जैसा अब हमारी जो प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेज थी, ठीक है, तो अब जो जो इसके साथ वक्त गुजरता गया है तो चीजें और ज्यादा से ज्यादा आती गई है, तो लैंग्वेज बढ़ती गई है, ठीक है, तो उसका अब हमने जो चीजें लिखनी थी वो भी बढ़ गई। अब उन चीजों को ऐसा किस तरह हम ऐसा या पूरी स्क्रीन भर दें लिख के कोड है, तो उसको किस तरह से देखें कि हमने कौन सी जगह पर किस चीज का लिखा हुआ कोड है, तो उसके लिए हमारे कमेंट इसमें फिर ऐड हुए। कमेंट हमारा लिखने का ये तरीका है, अगर हमने एक लाइन में कमेंट लिखना है, जैसे कि हम लिख रहे हैं इधर अलर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, अलर्ट में कह रहे हैं कि हाय फॉर एग्जाम्पल, और इधर स्क्रिप्ट एलिमेंट ऊपर से काट दिया, अच्छा एक मिनट, तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको ऊपर से मैं हेडिंग दे दूं कि मैंने इधर जो है ना स्टेटमेंट लिखी है, अलर्ट यानी कि स्टेटमेंट होती है, तो मैं डबल लिखूंगा, डबल आगे की दी हुई लाइंस है, ठीक है, डबल फॉरवर्ड लाइंस, तो डबल फॉरवर्ड इसको प्रोफेशनली वैसे डबल एज अ स्लैश कहते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि इधर सामने की तरफ जो लाइन है, इस सामने की तरफ लाइन को मैं क्या नाम दे देता हूँ जैसे कि स्टेटमेंट का, तो ये हो गया मेरा, ये होगा मेरा एक लाइन में अगर मैं लिखना चाहता हूं कमेंट। अब अगर मैं चाहता हूं कि बहुत सारी लाइंस में कमेंट लिखना, उसका ये तरीका है कि मैं लिखूंगा सामने की लाइन उसके साथ स्टार, ठीक है, फिर जहां तक मैं वो लिखना चाहता हूं, जहां पे मैं वो खत्म करना चाहता हूं, फिर मैं लिखूंगा स्टार, और स्टार के साथ मैं लिख लूंगा अब अपना
फिर से अपनी जो है ये पीछे की पीछे की तरफ जाने वाली लाइन, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान मेरा इस यहाँ से इस स्टार लाइन और स्टार से लेकर स्टार और लाइन के दरमियान जितनी भी जो चीज होगी सारी की सारी कमेंट हो जाएगी। कमेंट का ये मतलब है जब इसको मैं जैसे लाइव सर्वर करूंगा, अभी यहाँ हमने होस्ट कर दिया वेबसाइट, तो ब्राउजर जब इसको पढ़ेगा तो इसको नहीं पढ़ता ब्राउजर, ठीक है, इसको पढ़ता ही नहीं। तो सिंपल है। तो इसको हम एज अ इसलिए करते हैं कि हम चीजों को याद रख सके, हमने क्या चीजें कहाँ पे लिखी थी, ठीक है। तो ये हमारी चीज है, ये कमेंट है। तो डाटा टाइप में हमारी जैसा कि हम इधर एक कमेंट ही लिख लेते हैं, इसको साथ में यूज भी कर लेते हैं। इधर मैं कमेंट दे देता हूँ डाटा टाइप का, हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डाटा टाइप। तो हमारा नंबर आ जाता है। नंबर हमारे पास एज आते हैं कि जैसा कि हम लिख लेते हैं लेट में लिख लेते हैं जैसा कि मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ जैसा कि 5, इधर मैं लिखता हूँ लेट सेकंड, यहाँ इसको मैं लिख लेता हूँ एज अ ए लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ बी, इधर मैं लिख लेता हूँ जैसा कि 10, ठीक है। और अब क्या करता हूँ, मैं इसको एक अलर्ट देता हूँ मैसेज स्टेटमेंट में मैं इसको कहता हूँ कि अब मैं इधर सेमीकोलन नहीं लिखूंगा, क्योंकि सेमीकोलन के अंदर तो हम मैसेज लिखते हैं। मैं इनका यानी कि सिंपली जब इन वेरिएबल एबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी हूँ, मैं सिर्फ वेरिएबल लिखूंगा। मैं लिखूंगा ए, मैंने ये यहाँ पे लिखा एक प्लस लिखा और बी लिखा, ठीक है। अब मेरे नंबर तो हो गए, ये नंबर है यानी कि ये 5, 10 ये चीजें नंबर है, ठीक है। यहाँ पर तो बात खत्म होगी। नंबर का क्या मतलब, जो हमारी ये नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस नंबर के साथ जो मेरा ये प्लस है, ठीक है, ये मेरा प्लस है, नंबर्स का ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये नंबर्स ऑपरेटर है, या ऑपरेटर को छोड़ने सिंपल है कि ये एज अ नंबर्स की जो कैलकुलेशन करवाने के लिए, वो कैलकुलेशन का मतलब है जो मैथ, ठीक है। तो मैथ के जितने भी प्रोसेस है, मैथ के अंदर जितने प्रोसेस होते हैं कैलकुलेशन के, आगे पीछे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई या एज अ कंपेयर करना, या इस तरह के जितने प्रोसेस मैथ के जितने भी होते हैं, वो सारे हमारी जावास्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर हम सारा प्रोसेस कर सकते हैं। और अब इसका ए प्लस मैंने इसको बी दिया, ठीक है, और प्लस मेरा ये प्लस ऑपरेटर है, तो इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन का मतलब है यानी कि काम इसका परफॉर्म होगा, इसका ऑपरेशन में अब आ जाएगा हमारे पास सामने। ये आंसर हमारे पास आ गया 15, ठीक है। ए प्लस बी का हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। अब हमारे पास माइनस का भी होता है, ये माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, ठीक है। और क्यों -5 क्यों आया, क्योंकि हमने वो एज अ मैथ के रूल है उसके मुताबिक। और मैं इसको अगर करूं एज अ मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 हो गया। डिवाइड करना है तो मैं सामने की तरफ जो लाइन है इसको कर देता हूं, तो ये मेरा डिवाइड हो जाएगा, 0.5 आ गया। इस तरह करके हम सारे प्रोसेस इसमें कर सकते हैं। इसके साथ अब हमारे नंबर होते हैं, जो कि नंबर बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे का मतलब है कि बहुत लंबे लंबे नंबर होता है। जैसे कि मैं इधर बहुत लंबा नंबर लिख देता हूँ, जैसे पूरी स्क्रीन में भर देता हूँ उसका, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू जो है ना अलर्ट में यानी कि स्टेटमेंट में इसकी या इस बॉक्स में सामने शो करवाऊं। तो मैं इधर शो करवाता हूँ, ये मेरे पास आ गया कि इतनी बार ये नंबर है। अच्छा, ये ई भी मैंने उधर लिख दिया होगा, 4 और डॉट उधर में मेरे लिखने में आया, बल्कि मैंने लिखा तो नहीं है, फिर भी आ गया। अच्छा, मैंने ये लिखा नहीं है डॉट और ये 4, ये फिर भी आ रहा है। अच्छा, जो भी सिंपल है। अभी ये हमारा जो है हमें शो हो रहा है ये नंबर है, हालांकि मैंने नंबर ये नहीं लिखा और इसे प्लस 85 के साथ लिखा हुआ है। तो इस चीज का हल होता है हमारे पास, वो होता है बिग इंटीग्रल, ठीक है। तो बिग इंटीग्रल जो है हमारा वो डाटा टाइप है जिसको हम लिखेंगे। उसको लिखने का तरीका ये है, तो हम इधर कमेंट दे लेते हैं, साथ में सारी चीजों को इस्तेमाल भी करते जाते हैं। मैं इधर लिखता हूँ बिग और इधर लिखता हूँ बिग के साथ इंटीग्रल, ठीक है, बिग इंटीग्रल। तो बिग यानी कि हमारे पास बिग नंबर्स हैं, उसको लिखने का ये स्टाइल है कि आप ये जो जब नंबर बिग्स होते हैं तो उसका जब हमारे पास वो रेंडर हो रहा है, वो हमें नजर आ रहा है, तो उसमें एरर शो हो रहा है, यानी कि वो गलत है, वो शो करवा रहा है। तो सही शो हो सके उसमें ये होता है कि उसके एंड के ऊपर आपने एन लिख देना है,
एन लिख के मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये यानी कि ये अब जो है बिग इंटीग्रल मैंने उसको बता दिया एन है। एन का मतलब है यहाँ पे कि बिग इंटीग्रल है। बिग इंटीग्रल का मतलब है अब ब्राउजर पढ़ लेगा कि ये इसका एज अ ये बिग इंटीग्रल है, यानी कि एन है, उसके साथ जो वैल्यू है सारी वैल्यू जो है सही तरह से आप शो करवाएगा। ठीक है, इसको कंट्रोल आर करते हैं, ये देखिए सारी की सारी वैल्यूज ने टोटल शो करवाई है। अभी इसने प्लस भी नहीं लिखा, जो टोटल नंबर है वो टोटल ना डाट है ना ई है ना प्लस 85 आया, तो टोटल नंबर शो करवा दिया। फर्दर और नंबर को अगर हमने शो करवाना हुआ टोटल, तो हम उसके एंड के ऊपर एन लिख देंगे। ठीक है, अब इस बिग इंटीग्रल के बाद हमारा और आ जाता है, जैसे कि हमारा नंबर में आ जाती है वैल्यू हमारी जैसे इन्फिनिटी आ जाती है। ठीक है, इन्फिनिटी के लिए हम ऐसे ही करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ जैसे कि 0 को डिवाइड कर दो 1 से। ओके ओके, ये देखें, अब मैंने उसको कहा है कि 1 को डिवाइड कर दो 0 से, तो वो मुझे आंसर दे रहा है इन्फिनिटी का। ठीक है, इन्फिनिटी का हमें पता है कि इन्फिनिटी का मतलब है जो कि चीज जो है मतलब कि बहुत सारी है। ठीक है, बहुत है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीज को हम कह देते हैं इन्फिनिटी है। ठीक है, जैसा कि उसको आगे फर्दर मैथ में हम बात कर रहे हैं, मैथ के साथ साथ तो मैथ में भी उसका साइन होता है एक। ठीक है, तो ये हमारा इन्फिनिटी हो गया। इस तरह की ये प्रोसेस, ये तो मैंने ये किया, इस तरह की कोई कैलकुलेशन होगी जिसका आंसर इन्फिनिटी बनता हो, वो भी वो शो करवा देगा, जो कि हमारा नंबर और नंबर में नंबर ऑपरेटर। उन चीजों को सिंपल छोड़ दें, एज अ कैलकुलेशन जो है एज अ मैथ है, वो प्रोसेस जो है वो हमारा हो जाता है। और क्यों मैथ इसमें क्यों है प्रोग्रामिंग में, तो वो इस तरह के आपकी जो है स्पीड अप कर देता है। आप सिंपली मैथ आप लिखने बैठ जाओ तो बहुत टाइम उसमें लगता है, तो इधर आप 5-6 लाइनों में ही कोड लिख दोगे, उसके हिसाब से रिपीट होकर सारा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास और चीजें होती है, जैसे कि हमारे पास ये होता है बुलियन होता है। ठीक है, बुलियन लिखते हैं। बुलियन का मतलब है कि मैं इधर लिखता हूँ लाइक बुलियन का मतलब है हमारे पास इसमें दो वैल्यू होगी बुलियन की, यानी कि दो होती हैं चीजें इसमें। इसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक चीज प्रॉपर्टी होती है, एक वैल्यू होती है, जिसको मैंने सीएस में बताया था कि कैटेगरी और सेट है। कैटेगरी सेट तो मैंने उसको वो तो मैंने नाम दिया था, प्रोग्रामर्स ने जो जिन्होंने लैंग्वेज बनाई है वो उसको कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू, तो मैंने खुद से नाम दिया था उसका कैटेगरी सेट एज अ सीएसएस में। और इधर मैं इसको नाम देता हूँ, इधर मैं कैटेगरी सेट नहीं रखूंगा, इधर मैं प्रॉपर्टी वैल्यू को अपनी तरफ से जो नाम देता हूँ वो मेरा नाम जो है इधर वो ये है कि आप प्रॉपर्टी को मैं कहता हूँ नाम तो जीएस के लिए, और वैल्यू को मैं कहता हूँ उस नाम के साथ जो चीज जुड़ी हुई है। तो नाम और नाम के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो मेरा जेएस के लिए कहता हूँ प्रॉपर्टी वैल्यू को, और सीएसएस के लिए मैं प्रॉपर्टी वैल्यू कहता हूँ कैटेगरी और सेट। ठीक है, तो हमारे पास ये है नेम और वैल्यू, ये नेम और उसके साथ चीज लिंक्ड उसके साथ चीज है। ठीक है, तो वो हमारे पास ये है कि बुलियन में हमारे पास दो चीज होती है, एक होती है ट्रू होता है और एक हमारे पास फॉल्स आता है। जैसा कि मैं इसको अगर इससे पूछूं, एक एक बात इससे पूछता हूँ, जैसा कि अगर इससे मैं इधर से पूछूं 1 मिनट 4 ग्रेटर देन है 10 से, तो ये मेरे पास आ गया फॉल्स। तो मैंने मैथ का क्वेश्चन उससे पूछा है, मैंने उससे पूछा है कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछा मैथ में, जो हमारे पास एंगल ब्रैकेट है और एंगल ब्रैकेट जो हमारे पास क्लोज है, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। ठीक है, उसका मतलब है कि चीज का पूछ रहा हूँ जो ग्रेटर देन साइन है। मैंने उसको पूछा 4 ग्रेटर देन है 10 से। ठीक है, तो डायरेक्ट उससे पूछा आप इसका एज अ वेरिएबल बना सकते हैं, एज उन वेरिएबल के नाम इधर करके उस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 4 के लिए एक वेरिएबल बनाए, 10 के लिए एक वेरिएबल बनाए, तीसरा वेरिएबल बनाए जिसमें 4 ये ग्रेटर देन 10 पूछ रहे हैं, जो तीसरा बनाया उस तीसरे को अलर्ट के अंदर ले आए, यहाँ डायरेक्ट कर लें। ठीक है, तो मैं क्योंकि समझाने के लिए कर रहा हूँ तो टाइम चाह रहा हूँ कि वीडियो जो है वो, बल्कि मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो शॉर्ट या लॉन्ग हो, मैं सिंपल चाह रहा हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ वो बताऊँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मैं दोबारा से इसको कहता हूँ, ये क्या क्या है कि फॉल्स है। अब फॉल्स का मतलब क्या है कि हमारी बुलियन की वैल्यू है कि वो बता रही है कि ये गलत है। अगर चीज ट्रू होगी, ठीक है, मैं कहूँगा 4 ग्रेटर देन 3 से 4 बड़ा है। ठीक है, तो ये तो ट्रू वैल्यू तो हमें ये शो करवाएगा ट्रू है, ये शो करवा रहा ट्रू है।
अब ये ट्रू और फॉल्स को हम कहते हैं कि बुलियन। अब बुलियन का ये नहीं मतलब कि ये चीज होगी तो ये आए, बुलियन आप खुद से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ वेरिएबल है लेट माय नेम, इसमें लिख दूं लेट माय नेम इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, मैंने खुद से इसको एज अ ट्रू जो है वो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस तरह भी बुलियन लिख सकते हैं, इस तरह के हिसाब किताब है। अब ये जो डाटा टाइप है इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा जो है इसको एज अ ऑर्गेनाइज वे में चलते जा रहे हैं हम, तो उस तरह से चलते हैं अभी। तो एक चीज हमारे पास बुलियन के अलावा आती है, हमारे पास होता है जैसे कि नल आता है, ठीक है। इधर मैं लिख दूं नल, ये हमारा नल जो डाटा टाइप है। अब नल नल का मतलब है कि नल का मतलब है कि चीज जो है ही नहीं है, ठीक है। तो जो चीज ना हो उसको हम कहते थे नल है, ठीक है। तो मैं इसको अगर इधर से यही है इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसका आंसर भी नल ही आएगा, ये नल आ गया, ठीक है। यानी कि चीज को हम कुछ भी नहीं रखना चाहते नल रख सकते हैं। इसी से मिलता जुलता है हमारे पास अनडिफाइंड है डेटा टाइप। उसका अनडिफाइंड का भी मतलब है जिसको अन का मतलब है नहीं किया, डिफाइन का मतलब है डिफाइन है, यानी कि जिसके बारे में हम कुछ बताया ही नहीं है, जिसका मतलब यहाँ पर जिसके बारे में हमने कुछ कोड नहीं लिखा। तो जिसके बारे में कुछ कोड नहीं लिखा वो अनडिफाइंड है, उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड आएगी। और ये हम खुद से भी रख सकते हैं किसी का, और ये हमें एज अ जो ब्राउजर है वो भी बताएगा, यानी कि एरर की शक्ल में ये अनडिफाइंड है या फलाना चीज जो है नल है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि हमने सही तरह से नहीं लिखा। वो जिस एज आपकी कंसोल की विंडो बताएगी जिस लाइन के ऊपर मसला है, तो वो जाके आप उसी लाइन के ऊपर यहाँ पे एडिटर के ऊपर शो हो रही होती है, तो उस लाइन के ऊपर जाके वो चीज सही करनी होती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक होता है नॉट अ नंबर, NAN, ठीक है। उसका मतलब होता है कि ये चीज नंबर नहीं है, ठीक है। एज तो ये हमारे पास भी होता है, ये हम एज खुद लिख भी सकते हैं, ठीक है। और हमें कभी मसला हो वो हमें बताएगा कि ये चीज नॉट अ नंबर है, इस लाइन के ऊपर एरर है, तो आप VS कोड एडिटर पे जाओ, उस लाइन पे जाके देखो ये हमें एरर शो करवा रहा है नॉट अ नंबर वाला, तो मैंने क्या गलती की है, उस गलती को ठीक करें और फिर दोबारा से कोड देखें, कोड चल जाएगा। इस तरह हमारे पास स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग का हमारे पास तीन तरीके हैं लिखने के। एक है हमारे पास सिंगल ये वाला कोट्स, एक हमारे पास है तरीका इसका एज ये डबल कोट्स, और तीसरा हमारे पास तरीका है इसका ये जो है ना सामने की तरफ जो है ना एज यहाँ बल्कि पीछे की तरफ जो मुड़े हुए हैं, ठीक है, पीछे की तरफ जो मुड़े हुए हैं, पीछे की तरफ बैकवर्डली जो टिल्टेड है, ये वाले हमारे पास कोट्स। इन कोट्स के अंदर जो भी हम चीज लिखते हैं उस पूरी चीज को, उस चीज लिखी हुई को, इन कोट्स को मिला के हम कह देते हैं स्ट्रिंग है ये, ठीक है। तो इनका हम वन बाय वन देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। अब स्ट्रिंग के अंदर हमने चीज वो लिखनी होती है जो हमारे पास सिंगल और डबल कोट वाली स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर हमने वो चीज लिखनी थी जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, क्लॉजेस हैं, सेंटेंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, इस तरह की चीजें जो हमें लिखनी हो, एक्सेट्रा जो हमारे पास चीजें मतलब सिंपल रखेंगे। सिंपल जो हमने जो वर्ड या प्लेन टेक्स्ट, तो मैं उसको वर्ड कहता हूँ, प्रोग्रामर उसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। और जिसको हम एज अ टोटली स्क्रिप्ट कहते हैं, तो वो स्क्रिप्ट, जिसको स्क्रिप्ट को मैं कह रहा हूँ वर्ड, तो वो हम लिखते हैं इसमें एज जो वर्ड एज दूसरी तरफ एज अल्फाबेटिकल फॉर्म में हो। जैसा कि नेम आपने लिखना हो कि आपका नेम क्या है, जैसे मेरा नेम है अली सुलेमान, मैं इसके अंदर लिखूंगा अली सुलेमान, किस में लिखूंगा, स्ट्रिंग में, क्योंकि वो नंबर नहीं है। अगर नंबर है जैसे कि 1 2 3 होता है, तो वो हम स्ट्रिंग में नहीं लिखते, वो हम सिंपल लिखते हैं नंबर में। तो मैं इधर लिख देता हूँ स्ट्रिंग में, मैंने अपना नाम दिया हुआ है, पीछे वेरिएबल कैमल केस में और लेट के साथ, क्योंकि ये एज मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ बाद में, तो मैं इसको सिर्फ इसी को अक्वायर करूंगा, ऑलरेडी डिक्लेयर चेंज कर दूं फॉर एग्जांपल। तो वापस जाते हैं, कंट्रोल R करता हूँ, तो मेरे पास ये नेम शो हो गया। इस नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल X किया, कट कर लिया मैंने। मैं इसको डबल कोट्स देता हूँ, इसके अंदर अपना नाम लिखता हूँ, दोबारा देखते हैं क्या ये डबल कोट्स काम कर रही है। ओहो, ये सारा उसने शो करवा दिया मेरा, चलो उतार है। अच्छा, डबल कोट्स भी हमारा जो है ये काम कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि क्या जो हमारी पीछे की तरफ जो बैक वाली टिल्टेड है, क्या ये कोट्स भी काम कर रही है। इनके अंदर मैं लिखता हूँ तो मेरा ये भी काम कर रही है। अब फर्दर जो है ये एक और बात है, ये जो बैक वाली टिल्टेड है, ठीक है, इनका ये काम नहीं होता कि इनके अंदर सिर्फ हमने चीज स्टोर करवानी है, इनका एक और भी काम होता है कि इनको हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम दो काम एक साथ करना चाहते हैं, चीज का नाम भी शो करवाना चाहते हैं और चीज के नाम के साथ
किसी और वेरिएबल को भी साथ में उसको भी शो करवाना चाहते हैं। जैसा मैं आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट एज इज इक्वल टू, ये मेरा नंबर है तो मैं इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखूंगा, यानी कि सिंगल और डबल कोट्स में जो अभी आपने पढ़ लिया, मैं सीधा नंबर लिखूंगा। ये आपको क्लियर हो गया। मैं कंट्रोल एस किया, वापस आता हूँ। इधर मैं अब क्या कर जाता हूँ कि एज में लिखूं। अब मैं प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि ये कोट्स लिखे हुए, मैं इसके अंदर लिख दूं एज, तो ये तो कोट्स के अंदर आ रहा है, ये तो स्ट्रिंग बन गया है। मैं चाहता हूँ वेरिएबल को अंदर लाऊं और फर्दर मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख के स्ट्रिंग के साथ जोड़ के लाना चाहूँ, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, जो अमेरिकन डॉलर साइन है, ठीक है, तो अमेरिकन का ये डॉलर लिखा। इसके अंदर मेरे पास ये ब्लॉक्स ब्रैकेट है, जो कि हमारे पास सीएस में होते थे ब्लॉक्स, जिसको हम कहते थे ब्लॉक। जिस ब्लॉक के अंदर हम कोड लिखते थे वो करली ब्रेसेस, ये ब्रेसेस मैंने दिया। इस ब्रेसेस के अंदर मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा। इसको हम ऐसे प्रोफेशनली कहते हैं एम्बेडमेंट, यानी कि यहाँ सिंपली इसको मैं अपना आपको सिंपल समझाने के लिए आप जैसे अपने एक यूजुअल लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ, तो इसको मैं कहूंगा कि मैंने इसको जोड़ दिया इसमें, या इसमें स्टोर कर दी वैल्यू। वापस जाके मैं आप दोबारा से देखता हूँ, ठीक है, ये देखें आ गया एलिसन मार्क्स में 22 आ गया, हालांकि मैंने 22 नहीं लिखा, मैं इसमें डॉलर, अमेरिकन डॉलर और एज लिखा है, और इसके अंदर वैल्यू 22 थी, तो वो खुद बहुत आ गया। तो ये हमारा एज पीछे की तरफ मुड़े हुए कोर्स का जो है ये तरीका है। ये हमारे स्ट्रिंग तीनों हो गए। अब हमारा और क्या रह गया है, अब हमारा एक चीज रहेगी डाटा टाइप में टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ है और टाइप ऑफ में कुछ इश्यूज भी हैं। हाँ, एक चीज रह गई थी, हाँ, एक हमारा होता है कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को हम कहते हैं डाटा टाइप में CHAR। तो ये हमारा जो है एज अ पुरानी लैंग्वेज में, जहां से सारी लैंग्वेज निकली है, सबसे पहले थी आपका मैथ। मैथ से एज अ मैथ को एज अ उसके प्रोसेस से एज अ हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, क्योंकि मैथ को एज अ यूज करके ना एक मैकेनिकल मशीन के साथ जोड़ के वो प्रोसेस करना चाहते थे, वहां से प्रोग्रामिंग आता था स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो जो पहली लैंग्वेज हम जानते हैं वो सी है, ठीक है। तो अब सी में भी और जावा में भी दोनों में हमारा यूज होता है डाटा टाइप में CHAR कैरेक्टर है जो, लेकिन वो कैरेक्टर एज अ जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं होता, ठीक है। इसमें कैरेक्टर यानी कि डाटा टाइप सिंपल की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप में कैरेक्टर CHAR नहीं है, जावा और सी में है, ठीक है। तो और क्या बात करनी चाहिए, हाँ, तो ये है। तो अब हम तो कैरेक्टर इसमें है नहीं, तो अब हम टाइप ऑफ की बात करें तो टाइप ऑफ क्या होता है, हम लिखते हैं टाइप ऑफ को भी लिखने के दो तरीके हैं। पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। टाइप ऑफ का क्या मतलब है कि उस चीज की टाइप क्या है। अब मैं किसकी टाइप जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टाइप ऑफ, मैं जानना चाहता हूँ एज की, मैं लिखूंगा एज, ठीक है। तो इधर वापस जाता हूँ, मैं देखता हूँ उसकी क्या टाइप है, तो ये होगा, अब मुझे नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर के लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, उस डॉट लॉग के अंदर है मैं देता हूँ ये। अब कंसोल डॉट लॉग का क्या मतलब है, थोड़ा आपको बता दूं उसके बारे में। कंट्रोल सी करते हैं। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग को आप इस तरह समझे, लॉग का मतलब होता है, मैथ का लफ्ज है, मतलब है प्रिंट करवाना। प्रिंट का मतलब है किसी चीज को सामने दिखा देना, तो लॉग का मतलब किसी चीज को सामने दिखा दे। कंसोल का मतलब है कंसोल की विंडो के ऊपर, यानी कि ब्राउजर का फर्दर एक इंस्पेक्ट कार्ड में हमारा कंसोल विंडो है, या हमारा इधर टर्मिनल में VS एडिटर के कंसोल विंडो आ जाती है, यानी कि टर्मिनल सिंपली ओपन हो जाता है, सॉरी। तो उसके अंदर एज हम मतलब कि कंसोल विंडो के अंदर मेरा प्रिंट हुआ हो, क्या प्रिंट हो, पैरेंथेसिस, यानी कि उसके ऊपर मेरा फंक्शन लगे, क्या लगे कि उसकी टाइप ऑफ क्या है, किसकी एज की, एज जो मेरा एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका नाम है, जिसके अंदर मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई, क्योंकि हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं 22। इसको मैं वापस जाके देखता हूँ क्या वाकई नजर आती है मुझे। अब मैं वो हमारे डिसीजन में पढ़ चुके हैं, इंस्पेक्ट कार्ड पे जाते हैं, ये चीज तो हम जानते हैं एलिमेंट्स। अब एक नई चीज है, ये कंसोल है, इस कंसोल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो इस चीज को आप छोड़ दें नीचे वाली को, ये ऊपर नजर आ रहा है आपको नंबर, ठीक है। अब नंबर नजर आया, वापस जाते हैं, किसका मैंने किया टाइप ऑफ एज, एज ये है, इसका 22 आया। 22 क्या होता है, नंबर, वो बता भी रहा है 22 आपका नंबर है। अब एक और चीज है, इस टाइप ऑफ को लिखने का दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि वो ये है कि आप टाइप ऑफ के साथ हम स्पेस दे के एज लिख रहे थे, तो अगर स्पेस नहीं दिखेंगे तो इसके साथ जुड़ जाएगा, वो चीज गलत हो जाती है। अगर इसी टाइप ऑफ के साथ जोड़ के लिखने का तरीका है, टाइप ऑफ के साथ आप पैरेंथेसिस लिखोगे,
पैरेंथेसिस के अंदर आप जो चीज जानना चाहते हो उसका नाम लिख दो, तभी ये वर्क आ जाता है। ठीक है, वापस जाते हैं, इधर जाते हैं, कंट्रोल आर कर लेता हूं मैं, तो ये मेरा ये देखें रिफ्रेश हो गया है, ये नंबर शो हो रहा है। तो टाइप आपको दो लिखने के तरीके हैं। टाइप आप के साथ वो आप जो चीज लिखना चाहते हैं या उसके साथ ही पैरेंथेसिस लगा के स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के उस चीज का नाम अंदर लिख दे। अब टाइप आप में कुछ एज अ गलतियां हैं। ठीक है, गलतियां इसमें ये है कि अगर आप टाइप आप पूछोगे इससे अलर्ट की, ठीक है, अब अलर्ट इधर है तो नहीं है, यहाँ तो इसको हम इधर क्या करते हैं कि इधर सॉरी टाइप ऑफ इधर मैं करता हूँ, इसको अलर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अलर्ट चाहे ना भी दिया हो तब भी जो है वो बताएगा अलर्ट का क्या है। तो हम इधर दे लेते हैं टाइप ऑफ का नाम, बल्कि इसको ऐसे करते हैं। अच्छा, मैंने इससे पूछा है कि मेरी विंडो के ऊपर है शो करवाओ क्या टाइप है एज अ किसकी, अलर्ट की। अलर्ट मैं उसके अंदर नाम भी लिखूं तो भी इसकी रिजर्व्ड, रिजर्व्ड यानी कि इसकी एज अ जावास्क्रिप्ट की जो पूरी लैंग्वेज है उसके अंदर पहले से मौजूद है कि अलर्ट जो कि स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो वापस जाता हूं मैं, इधर इधर मुझे शो करवा रहा है फंक्शन। ठीक है, अब ये जो है इसमें गलती है। ठीक है, एज अ जावास्क्रिप्ट में इसका मतलब इसकी डाटा टाइप ऑफ जो है इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसका एज अ जो हमारी एज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो बताती है कि इसमें ये गलती है, इसका फंक्शन नहीं है। और एज अ जो मेरा भी एज समझ है उसके मुताबिक भी जितनी थोड़ी बार बहुत अभी मैं इसमें समझ चुका हूँ, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन एज आपकी आती है जो एज आप फंक्शन बता रहे हो कि ये फंक्शन इस तरह से हो, फंक्शन मतलब ये चीज इस तरह से हो। ठीक है, इसमें ये हमारा आ जाता है एज अ ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की टाइप आ जाती है। ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसमें हम एज अ डिफरेंट चीजें जो है एक साथ है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ जो है स्टोर करवा रहे हैं, और उसको अगर हम जिस तरह कस्टमाइज किया है, जिस तरह जैसा वो डब्बा एक कस्टमाइज किया है, उस डब्बे का जैसा एक फ्लैक्स बना दिया, वो पूरी एज पैडिंग एक्सेप्टर बॉक्स मॉडल भी लगा दिया है, फ्लैक्स बॉक्स का भी लगा दिया है, तो CSS वो लगा के एज अ उसको आप विंडो की फर्दर सेंटर में ला के शो करवा दिया अलर्ट का स्टेटमेंट। ठीक है, इसलिए ये एज अ फंक्शन नहीं है। ठीक है, इस तरह ये बताते हैं। और ये भी चीज है। और फर्दर इस तरह आगे मैं फर्दर अपनी थोड़ी और समझ बताऊं तो मेरे मुताबिक अलर्ट का ऐसे हो सकता है कि ये फंक्शन है कि नहीं, कि जब हम इसको ऐसा करते हैं अलर्ट हमारे पास बॉक्स आ जाता है सामने। ठीक है, वो तो होगी CSS HTML जो भी है वो कस्टमाइज हुई है, सामने आ गया, सामने हमें वो बटन शो करवा रहा है ओके का, कि आप ओके करें तो वो चीज खत्म हो, क्योंकि पूरी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वही है, वो चीज हमने पहले उसका आंसर देना है। ठीक है, तो उसका क्योंकि वो फंक्शन क्यों नहीं है मैं आपको पूरा समझा रहा, तो मेरी मेरी समझ आए कि फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा वो चीज इस तरह से है कि नहीं है। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, उसको हमने क्या किया कि उसको ऐसा ओके कर दिया और वो जो ऐसा कट हो गया। यहाँ हम क्या करते हैं कि ऐसा एस्केप बटन दबाते हैं तो वो हमारे पास जो है कार्ड जो है गायब हो जाता है, फिर हमारी सारी जो है सामने सामने की जो हमारी सारी जो है विंडो है अब वो हमारी जो है सामने आ जाती है। तो ये इसका जो है सारा लाइक जो इसका जो है प्रोसेस है। अब इसमें तो एज सिंपल हम उसकी जो है HTML और CSS भी लिख दें तो ये एज अ प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि ओके हमारा फर्दर जो HTML का एलिमेंट आ जाता है, बटन आ जाता है, तो उससे वो भी प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें एज क्या फंक्शन लिखा हुआ है कि इसने क्या ऐसा करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस में हो सकता है। और इसमें हमारा एक और है जो एज इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसा कि हम इसे पूछते हैं, इसे टाइप ऑफ में इससे मैं पूछता हूँ मैं नल का इससे पूछता हूँ, तो ये मेरा जिस तरह वो फंक्शन की गलती थी अलर्ट की, इस तरह दूसरी गलती है इसमें वो नल की, तो ये मुझे नल शो करवा रहा है टाइप ऑफ में ऑब्जेक्ट। तो नल जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीजें हमने उसके अंदर क्रिएट करवाई हुई है, उसकी बहुत सारी मतलब बहुत सारे नाम है जिनके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। तो नल तो ऑब्जेक्ट है नहीं, नल का मतलब चीज जो है ही नहीं है। ये है ना जनरल नॉलेज के लिए चीजें हैं, इसका याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा लेक्चर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आपको जितना समझ आ रहा है इट्स ओके। और आगे इसका फर्दर हमारा आता है प्रोसेस के ये हो गया है। हाँ, हमारे पास एक आता है चीज यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है, यूज स्ट्रिक्ट जो है वो हमारा इसलिए है कि जब जावास्क्रिप्ट जब नई नई थी आई, ठीक है,
तो अब उसका वक्त के साथ उसमें अपडेशन होती रही है। जब वक्त के साथ उसमें अपडेशन होती रही है तो जो अप टू डेट वर्जन है उसका, तो उसको अगर यूज करें तो हमारा जो ओल्ड वर्जन है वो आपस में टकराते हैं, ठीक है। तो बात तो मानी जाएगी जो अपडेटेड चीज आ गई है, जो बाद में उस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर ने जो उसमें ऐड किया, तो इस चीज को हल उन्होंने ये निकाला कि पुराना भी चलता रहे नया भी चलता रहे, ठीक है। तो उन्होंने यूज स्ट्रिक्ट ले आया उसमें एक यूज स्ट्रिक्ट का ये मतलब है, अगर आप उस फलानी चीज में यूज स्ट्रिक्ट लिख देते हो, वो एक स्ट्रिंग के अंदर आपने लिखना है यूज स्पेस स्ट्रिक्ट, तो उसका मतलब है उस पूरी चीज के ऊपर है जो अप टू डेटेड है, जो जावास्क्रिप्ट का जो नया वर्जन है, यानी कि जो नई अप टू डेटेड उसकी जो उसका प्रोसेस है सारा वो अप्लाई होगा। तो अगर आप यूज स्ट्रिक्ट नहीं लिखते तो पुराना अप्लाई होगा। और फर्दर है जो हमारे पास ये इसके नए कंसेप्ट आए क्लास के और हमारे मॉड्यूल के, जो हमारी क्लासेस और मॉड्यूल्स हैं उसके ऊपर आप यूज स्ट्रिक्ट ना भी लिखें तब भी उसका यूज टू स्ट्रिक्ट वाला ही उसके ऊपर काम होता है। यूज टू स्ट्रिक्ट वाला इसलिए क्योंकि वो बाद में आई हुई चीजें हैं, वो ऑलरेडी उसी में अप टू डेटेड है इस तरह से। और अप टू डेटेड क्योंकि बाद में आई है इसलिए नहीं, फर्दर के उसमें एजा उन्होंने मैनुअली एजा इसी तरह का इस्तेमाल किया कि उसके ऊपर अप्लाई होगा। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह होगा। जैसे मैं इस फाइल में जाता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ ये कोड्स मैंने लिखा, इसके मैंने लिखा यूज स्पेस स्ट्रिक्ट दिया इसको, तो मैंने पूरी की पूरी फाइल के ऊपर से डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, कि यूज स्ट्रिक्ट है। अंदर से मैं जो चीजें भी लिखूंगा तो इसमें जो भी मैं चीजें लिखूंगा उसका मतलब क्या है कि मेरा जो अप टू डेटेड जो नया जावास्क्रिप्ट है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं और ये ऐसा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, याद रखने वाली चीजें नहीं है, ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था। अब हमारे जो लास्ट एक दो चीज रह गई है, टाइप ऑफ भी हो गया, तो अब हमारा रह गया दो चीजें रह गई, एक हमारा प्रॉम्प्ट रह गया और एक हमारा है कमेंट्स आज के लेक्चर के लिए। तो प्रॉम्प्ट हमारा क्या होता है, हमने भी अलर्ट की बात की है, इसी से मिलता जुलता है हमारा प्रॉम्प्ट और कमेंट, ठीक है। इधर प्रॉम्प्ट एंड कमेंट लिख लेते हैं, कमेंट में ही देखे सॉरी कमेंट हमने बात करी, कन्फर्म लिख लेते हैं, कन्फर्म। तो प्रॉम्प्ट हमारा क्या होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब है प्रॉम्प्ट के अंदर हमारी दो चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। इसके दो आर्गुमेंट्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक चीज हमारी होती है इसका एज अ हेडिंग, हेडिंग यानी कि इसके अंदर जो जो इसका एज अ जो शो करवा रहा है कि ये चीज ये है, जो हम लिखते हैं कि ये इसकी हेडिंग है। दूसरी चीज इसकी होती है हमारा जो दूसरा इसका आर्गुमेंट है वो है इसका प्लेस होल्डर। जैसा कि हमारे पास हम इमेज और हमारे पास इनपुट एलिमेंट था HTML में, उसमें हम प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट देते थे, इसी तरह इसका प्लेस होल्डर की तरह एक इसका दूसरा आर्गुमेंट है। जैसे मैं इसको देता हूँ लेट, डिक्लेयर कर दिया मैंने योर कैमल टैग दिया, नेम असाइन किया उसमें कि प्रॉम्प्ट मैंने दिया, ठीक है। प्रॉम्प्ट के साथ मैंने दिया पैरेंथेसिस, ठीक है। अब पैरेंथेसिस में मैं पहला मैं आर्गुमेंट दूंगा, दो इसमें आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है। पहला आर्गुमेंट मैं दूंगा कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, और नाम क्या है एज अ मेरे वर्ड इस तरह बना है, मुझे स्ट्रिंग में लिखना है, ठीक है। सिंगल या डबल कोट कुछ भी लिख सकता हूँ स्ट्रिंग, या बैकवर्ड टिल्ट भी लिख सकता हूँ। और बैकवर्ड टिल्ट की तो जरूरत नहीं, वो उस वक्त लिखते हैं जब हमने फर्दर एक और चीज अक्वायर करनी है, तो डॉलर ब्रेसिस ब्रैकेट के साथ, तो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ लिखा, तो सिंगल मैंने लिया। एंटर मैंने लिखा कि एंटर योर नेम हियर, और इधर इसको कामा दूंगा। अब जब आपने दूसरी इसमें चीज लिखनी है तो कामे के साथ अलग करके लिखनी है, ठीक है। कामे में दूसरी में दूसरा आर्गुमेंट दूंगा जो कि मेरा प्लेस होल्डर होता है। इधर प्लेस होल्डर में जैसे कि इधर लिख देता हूँ कोई भी नाम दे देता हूँ, डिफॉल्ट डिफॉल्ट हम नाम दे देते हैं कोई भी इसको, जैसा कि मैं इधर मुस्लिम लिख लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो डिफॉल्ट नाम इसको दे देता हूँ, ये मेरा हो गया प्लेस होल्डर फॉर एग्जाम्पल। तो इसको मैंने सेव किया। अब वापस चलते हैं, तो ये इसको मैं कंसोल विंडो को ऑफ करता हूँ। ये देखें अब मेरा आ गया, ये मेरा सर्वर का ये नंबर आ गया, वो सेज वो कह रहा है एंटर योर नेम हियर। एंटर योर नेम हियर मेरा प्रॉम्प्ट के अंदर पहला आर्गुमेंट था, जो मैं स्ट्रिंग में लिखा था ये शो हुआ। इसके अंदर ये प्लेस होल्डर, अब प्लेस होल्डर यानी कि जो चीज मेरी पहले से लिखी होती है और फर्दर वो चीज सिलेक्ट भी हुई है, और फर्दर वो प्लेस होल्डर ये यहाँ पे मतलब कि ये इस तरह का प्रोसेस प्लेस होल्डर वाला नहीं, वो तो ऐसा लिखा होता है, आप लिखते हो गायब हो जाता है।
इस तरह के वो ऐसा लिखा हुआ है, लिखा रहता है और हाईलाइटेड होता है बैकग्राउंड कलर उसका, जो आपको ये नजर आ रहा है ब्लैक, और ब्लैक की ओपेसिटी बहुत कम है, ये आपको पीछे नजर आ रही है। तो आप इधर जैसा कि आप इसको ना काटना चाहे तो ये काट नहीं भी सकते, आपकी मर्जी है। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ अली सुलेमान, मैं लिख दिया, मैं इधर एंटर करूँ, ओके करूंगा तो ये ओके हो गया, खत्म होगी बात, ठीक है। अब इसी को आप ऐसा जोड़ भी सकते हैं इसको, जैसा कि मैं इसको लिख दूं इधर अलर्ट, अलर्ट में मैं लिख दूं योर नेम को मैं इधर ले लूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंने ये दिया, प्रॉम्प्ट आएगी आपके पास, ये आपके पास आएगा हेडिंग, उसमें ये प्लेस होल्डर आएगा जो आपने इधर लिख दिया। ये आपने मतलब कि आपसे पूछा इसने, आपने इसका आंसर पूछा कुछ दिया प्रॉम्प्ट का, या आंसर ना भी दिया तो ये तो लिखा रहेगा प्लेस होल्डर वाला, वो इसके अंदर है। ये हमारे वेरिएबल क्यों हमने यूज किए थे, चीजों को स्टोर करने के लिए। इस वेरिएबल के इस नेम के अंदर स्टोर हो गया वो, और जो स्टोर हुआ है उसको मैं इस अलर्ट के अंदर है उसका नाम लिख रहा हूँ। तो मेरे पास अलर्ट वाला भी एक नया कार्ड आएगा जिसके अंदर उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, ये है, इधर मैं लिख लेता हूँ नाम, मैंने इसको किया एंटर, तो ये आ गया मुस्लिम आ गया, सामने लिखा है अली सलमान आ गया, दैट्स इट, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास जो तीसरा है इसका, वो है हमारे पास कंफर्म। कंफर्म को लिखने का तरीका जैसे कि कंफर्म का मतलब यहाँ पे है कि हम कुछ चीज कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्म उसका जवाब हो सकता है एज अ हाँ में या ना में, यस या नो में आंसर हो सकता है। जैसे कि मैं आपसे कुछ एज अ, जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाँ आस्किंग कर रहा हूँ कि आप क्या ये ऐसा है या ये है, आप उसका जवाब देंगे हाँ या ना में, ठीक है। जैसा कि हमारे पास आ जाता है लेट योर चॉइस, मैं लिख लेता हूँ योर चॉइस इज इक्वल टू, मैंने लिखा है इसको कन्फर्म, कन्फर्म में मैं इसको दे देता हूँ कोई भी एज अ, जैसा कि आर आर यू हेल्दी, सिंपल आर यू हेल्दी, ये मैंने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन किया हूँ कि मतलब क्या किया, ये मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा है, आस्क किया है, ठीक है। तो इसका कंट्रोल एस करके वापस जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये आपके पास आंसर ये आ रहा है आर यू हेल्दी। अब हमारे पास जो अभी तक के कार्ड थे प्रॉम्प्ट का और अलर्ट का, उसका सिर्फ ओके था, इस कार्ड में हमारे पास ओके और कैंसिल दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आर यू हेल्दी में इससे पूछ रहा हूं, अगर मैं इसको करूंगा ओके, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू स्टोर हो जाएगी ट्रू की, यानी कि हाँ हो गया। अगर मैं कैंसिल करूंगा इसका मतलब है कि वैल्यू शो हो गई है फॉल्स की, जो कि बूलियन वैल्यू थी। तो हाँ और ना में ऐसा क्वेश्चन हो रहा है। जैसे मैं इसको कर दूं ओके, अब यहाँ पे आपको शो नहीं हुआ, वापस जाते हैं, अलर्ट में देता हूँ, अलर्ट को इसके साथ जोड़ लेते हैं, योर चॉइस दिया, यहाँ पे मैंने वापस जाते हैं अभी, तो उसने पूछा आर यू हेल्दी, मैंने कहा ओके, आंसर क्या हुआ ट्रू। तो तीन कंसेप्ट एक साथ है, आर यू ओके वाला कंफर्म का है, दूसरा कार्ड अलर्ट जो है हमारा अलर्ट वाला है, उसके अंदर वो नाम जो है हमारा वो वेरिएबल वाला है, चौथा कंसेप्ट है हमारा साथ ही उसका क्योंकि जवाब हो चुका है, वो हमारा बुलियन है, बुलियन हमारा था ट्रू और फॉल्स। इस तरह ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, यानी कि ये सारी चीजें मतलब सिंपल है, सारी चीजों हाँ यस जुड़ी हुई है आपस में, सारी लिंक्ड है। तो ये प्रोसेस है। अब हमारे पास आज के दिन का ये लेक्चर खत्म होता है। अब मैं लास्ट आपको बात बता दूं, हाँ जो मैं आपको शुरुआत में बताई तो ये लास्ट में बता देता हूँ कि ये हमारे पास अब जो ये कार्ड आ रहा है, ये देखिए अब हमें क्योंकि सारा ये कंसेप्ट पता है, हमें हर एक चीज का पता है, मैं डिटेल में बता चुका हूँ। देखिए यार साइड में ये जगह खाली है, तो हमारे पास जो जो चीज होती है उसके बाहर जो जगह खाली होती है वो हम कहते हैं उस चीज के से बाहर वाला पैडिंग, यानी इसके डिफॉल्ट में पैडिंग सेट है। तो उस पैडिंग से बाहर जो चीज होती है वो उसका होता है बॉर्डर। तो बॉर्डर देखिए यहाँ से कोनों से मुड़ा हुआ है, बॉर्डर हाइफन रेडियस। बॉर्डर से बाहर होता है मार्जिन, मार्जिन क्योंकि ऑलरेडी एक चीज है, मार्जिन तो क्या होगा, तो मार्जिन नहीं है यहाँ पे। तो फर्दर एज आ ये पूरी विंडो के हिसाब से, यानी कि विंडो हमारे पास यहाँ से पूरी बॉडी के हिसाब से सेंटर में है, और सेंटर के बाद एज अ टॉप पोजीशन के ऊपर है, जो हमारा एज हम पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट में पोजीशन है, यानी कि टॉप से जो है ये 0 पिक्सल पर है। फिर फर्दर है हमारा इसके अंदर हमारा ये दो चीजें हैं, ठीक है, जो कि हमारे फ्लैक्स हाइफन एंड के ऊपर है। अगर ये एक फ्लैक्स है तो इसका फ्लैक्स हाइफन एंड करेंगे,
इस लाइन के बाद ये यहाँ पे आनी चाहिए थी, तो इधर पूरी टिल्ट होगी, एंड के ऊपर आ गई, और क्योंकि पैडिंग थी फुल इधर नहीं गई। और ये हमारा बैकग्राउंड कलर और इसके अंदर का टेक्स्ट। और फर्दर जो बताना था कि इन चीजों को हम ऐसा कस्टमाइज नहीं कर सकते खुद से, ये तो डिफॉल्ट में ही सेटेड है, और दैट्स इट। ठीक है, फिर आज के लेक्चर के लिए अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट बात होगी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ, एक बात रह गई कि अब आपका जो है, अब जो पहला मैंने चीजें रिकॉर्ड कर दिया HTML CSS का, अब मैं कुछ चीजें नहीं लाया हूँ। नई चीज में अब ये है कि अब इसमें असाइनमेंट के क्वेश्चन भी होंगे आज लेक्चर के बाद के, आपको उसके आंसर देने हैं, और उसके साथ साथ मैं उनका आपको आंसर प्रोवाइड भी करूंगा। मैं आपको आंसर भी, क्वेश्चन भी दूंगा और उनके आंसर भी दूंगा। तो हर वीडियो के साथ ऐसा PDF फॉर्म में एक PDF होगी क्वेश्चन की, एक PDF होगी आंसर की। तो आज के जो क्वेश्चन है वो मैंने ऐसा लिखे हुए हैं, ठीक है। वो आपको जो है साथ में शो हो जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन होंगे, उन तीनों का आंसर भी मैंने लिखे हुए, तो आपको इसी लेक्चर के साथ शो हो जाएंगे। एंड अगर मैं देखूं इधर से डाउनलोड में, यहाँ से ये आपकी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्क्रिप्ट, टेल मी इन योर ओन वे। यानी कि आपने मुझे बताया स्क्रिप्ट क्या होती है, मैंने आपको बताया था लेक्चर में। तो आपने इसको, जो मैंने आपको बताया था, मेन चीज मैंने इसलिए सवाल रखे, जो मैंने आपको बताया था आपने वैसा रट नहीं लेना। सिंपल, आपको जो समझ आया उसका आपने वो मुझे आंसर करना है, ठीक है। आंसर का मतलब ये नहीं, आंसर करना है और फिर आपने मुझे बताना व्हाट इज वेरिएबल। और तीसरा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपने मुझे बताना है कि ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगर एक वेरिएबल है माय नेम है, उसमें आपने लिखना है यहाँ पे कोर्स, अगर मैंने डबल स्लैश दी, आपको पता है कि ये कमेंट है, आपने स्ट्रिंग के अंदर अपना नाम लिखना, इस तरह क्रिएट करना है। फिर मैंने इधर कामा लिया हुआ है, तो आपको पता है कामा मैंने इधर क्यों लिखा हुआ है, कि अगर एक बार डिक्लेयर किया हुआ है ऊपर वेरिएबल, ये भी मैंने आपको बताया था। एज में अपनी एज लिखनी है, ये मैंने लिखा हुआ है इधर कंट्री नेम, और ये मैंने आपको बताया ये किस तरह कैपिटल, ये क्या साबित, सारा कुछ लिख दिया। क्वेश्चन ये है कि आपने इसका आंसर ये करना है कि आपने बैक टिक्स को यूज करना है अलर्ट के अंदर, और इस पूरे कोड को जो है उसके अंदर लाना है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने खुद से करने की कोशिश करनी है। इन तीनों के आंसर भी जो है वो आपको मिल जाएंगे, वो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, साथ में। तो ये मैं एक्स्ट्रा चीज लाया हूँ कि आप हर लेक्चर की आपको असाइनमेंट, क्वेश्चन और आंसर भी जो है साथ में हो। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग।